नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तद्धित प्रत्यय की श्रृंखला में चल रहे हैं और आज तद्धित प्रत्ययों की तीसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ तद्धित प्रत्यय के विषय में पहली क्लास में जाना था, जिसमें सामान्य जो तद्धित प्रत्यय थे उनके विषय में बात की थी। दूसरे में हम लोगों ने किसकी बात की थी? अपत्याधिकार की बात की थी। हमने अपत्याधिकार की बात की थी और रक्ताद्यर्थका इस प्रकरण की बात की थी। इसमें हम लोगों ने अपत्य अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय थे वो देखे थे और रक्तादि अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय थे वो देखे थे। आज हम तीसरी क्लास की बात करने वाले हैं और आज तीसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे विकारार्थका की बात कर लेंगे, और या नहीं, विकारार्थ तो शायद अगली क्लास में होगा। चातुरर्थिका, ठीक है, और एक सैसिक, दो प्रत्ययों की बात करेंगे, दो प्रकरणों की बात करेंगे। और यहां से पिछले बार प्रश्न आए भी हैं, देखे भी गए हैं परीक्षा में। तो आज हम तीसरी क्लास की बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, ये बात आप नोट कर लीजिए। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको सूत्र ध्यान रखना है, आपको प्रत्यय ध्यान रखना है और आपको किस अर्थ में है ये ध्यान रखना है। बाकी और कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रकरण आप लोग देख रहे हो चातुरर्थिका, तो ये चार अर्थों में यहाँ पर प्रत्यय होते हैं, उन चार अर्थों की बात कर ली जा रही है। तो जो अण प्रत्यय है वो चार अर्थों में देखा गया है, ठीक है। तो अण प्रत्यय का पहला अर्थ ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो पहला है अस्ति अस्मिन् देशे। अस्ति अस्मिन् ये अर्थ है, अस्ति अस्मिन् देश ये अर्थ है, निवृत्तम देश ये अर्थ है, निवास देश ये अर्थ है, अदूर देश ये अर्थ है। चार अर्थों में अण प्रत्यय देखा जाता है, उसी प्रकरण को हम चातुरर्थिका कहते हैं, ठीक है। तो अण प्रत्यय हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे अपत्य अर्थ में, अभी तक देखा भव अर्थ में, जात अर्थ में, सही से अर्थ जिसको बोल देते हैं। तो ये चातुरर्थिका कहने का मतलब है देश शब्द का वाच्य। देश देखो, यहां भी देश, यहां भी देश, चारों अर्थों में देश है, लेकिन परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। तो उसी अर्थ में हम लोग आज चार प्रत्ययों को पढ़ेंगे, मतलब चार अर्थ में एक प्रत्यय को पढ़ेंगे, अण को, ठीक है। तो देखिए पहला सूत्र है तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि, ठीक है। ये क्या करता है? तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि, ये इसमें अर्थ भी है और प्रत्यय भी है, अर्थात वह है उस देश में। इस अर्थ में क्या होता है? अण प्रत्यय होता है, ठीक है। वह है उस देश में। अस्ति अस्मिन् देशे ये अर्थ है। इस सूत्र में दोनों चीज दिया गया है। अस्ति अस्मिन् देशे, तब उसका नाम अगर हमको देना हो, उस देश का नाम देना हो, तब क्या देंगे? उसके सत्ता वाले नाम के आधार पर। जैसे किसी देश में उदुम्बर है, किसी देश में क्या है? उदुम्बर है, बेर है किसी देश में, और उसी के नाम पर हम उसको जानने वाले हो तो क्या होता है? अण प्रत्यय होता है, तन्नाम्नि, ठीक है। जैसे उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे, उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे, ऐसा कोई देश है जहां पर उदुम्बर है, उस देश को क्या कहेंगे? औदुम्बरो देशः। तो हमको बनाना क्या है? औदुम्बरः। औदुम्बर हमें क्या करेंगे? शब्द है उदुम्बर, क्या शब्द है? उदुम्बर, ठीक है, उदुम्बर शब्द है। और उदुम्बर शब्द में हम लोग अण प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि करके बना लेंगे औदुम्बरः देशः। तो उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे औदुम्बरो देशः। तो ये अर्थ हो गया। इसी में एक सूत्र और आता है, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र ये है कुमुद नडवेतसेभ्यो डमुतुप्, ठीक है। कुमुद नडवेतसेभ्यो डमुतुप्, तीन शब्द हैं इसमें। कुमुद शब्द है, नड शब्द है और वेत शब्द है। इन तीन शब्दों से डमुतुप् प्रत्यय होता है। और जय सूत्र के आधार पर एक सूत्र आएगा आगे, जय, वहां म को व कर देता है, ठीक है। तो वतुप बोल देते हैं इसको, ठीक है। फिर इत्यादि, नुम इत्यादि करके उदिचाम समास्थान धातु, क्योंकि क्या है? उदित है, इसलिए हो जाता है, ठीक है। उकित है, यहाँ पर उगित है। तो देखो ये समझ में आया अर्थ क्या है? अस्ति अस्मिन् देशे। तो ऐसे ही कहेंगे कुमुदाः अस्ति अस्मिन् देशे, कुमुदवान बनेगा। अब बस इतना अंतर है कि अस्ति अस्मिन् देशे इस अर्थ में अण प्रत्यय भी होता है, अस्ति अस्मिन् देशे इस अर्थ में डमुतुप् प्रत्यय भी होता है, अस्ति अस्मिन् देशे इस अर्थ में डोलच भी होता है और आपका वलच भी होता है।
समझ में आया। पूछा जाएगा कि डमतुप प्रत्यय किस अर्थ में है, वलच प्रत्यय किस अर्थ में है, डमतुप किस में है, डबलच किस में है, अड़प किस में है। तो ये आपके उदाहरण आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो उदम्बराः अस्त्यस्मिन् देशे औदुम्बरो देशः, अण प्रत्यय हुआ है। कुमुदाः अस्त्यस्मिन् देशे कुमुदवान, कुमुद शब्द से मतुप प्रत्यय कर लोगे, यस्यति च से अकार का लोप कर लोगे, जय सूत्र से मकार को वकार कर लोगे, नुम का आगम करके नांत की उपदा को दीर्घ करके कुमुदवान बन जाएगा। नड़ाह अस्यस्ति दे से नड़वान बन जाएगा, ऐसे ही वेतस्वान बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। 3 उदाहरण में पूछ लिया जाएगा, प्रत्यय पूछ लिया आपको तो क्या बताना है, डमतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, डमतुप, ठीक है। ऐसे आगे सूत्र है नड़ सादा डोलच, नड़ शब्द से और साद शब्द से, नड़ सादा डोलच सूत्र है। ये कहता है डोलच प्रत्यय होता है, डकार की संज्ञा हो जाती है और वल रहता है नडवान और साद्वला, ये दोनों बनते हैं नडवला सद्वला, क्योंकि वलच है और वलच है तो यहाँ वान क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उगित था और उगित होने के कारण वहां पर उदिचाम सरना स्थानीय धातु से नुम होता था, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ उगित नहीं है, यहाँ डोलच है। वहां मतुप था, उकार की संज्ञा होती थी इसलिए उगित था, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए नड्वलह साद्वलह, ठीक है। ज्यादा सन्ति अस्मिन् देशे साद्वलह, नड़ाः सन्ति अस्मिन् देशे नड्वलह। एक है सिखावलच, सिखाः अस्ति अस्मिन् देशे सिखावल। अब ये देश के नाम है, साद्वल नाम का देश, सिखावल नाम का देश, नड्वल नाम का देश। समझ में आ गया। तो ये सब देश के नाम हैं, आपको बस इसमें से इतना ध्यान रखना है, तदस्ति अस्मिन् नीति, इस अर्थ में क्या होता है, मतुप प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है, डोलच प्रत्यय होता है, वलच प्रत्यय होता है। पूछा जाएगा कुमुदवान में किस अर्थ में प्रत्यय है, तो क्या कहोगे, अस्ति अस्मिन्। यहां पर देखोगे किस अर्थ में है, अस्ति अस्मिन्। अण प्रत्यय औदुम्बरः में किस अर्थ में है, तो अस्ति अस्मिन्। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है दूसरा अर्थ। पहला अर्थ हो गया अस्ति अस्मिन्, दूसरा अर्थ आ गया, ये आपका तीसरा अर्थ है, ये आपका चौथा अर्थ है, ठीक है। 4 अर्थ है। निवृत्तम, निवृत्त ये अर्थ है, तेन निवृत्तम। तेन का मतलब है तृतीयांत समर्थ जो प्रातिपदिक, उससे निवृत्त अर्थ में, निवृत्त देश अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। निवृत्त का तात्पर्य क्या है, कोई भी, निवृत्त किसे कहते हैं, कोई भी किसी क्रिया में लगा हुआ था उससे वो निवृत्त हो जाए। तो कोई देश किसी ने बना दिया या किसी ने कोई देश बसा दिया तो उसको वहां पर निवृत्त देश कहेंगे, ठीक है। तो कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी, मतलब कुशाम्ब जो व्यक्ति थे उनके द्वारा बनाई गई या बसाई गई कोई नगरी, उसको क्या कहेंगे, कौशाम्बी, ठीक है, कुशाम्ब। तो कुशाम्बेन, तृतीया है ना, तो कुशाम्बेन, कुशाम्ब शब्द है, क्या शब्द है, कुशाम्ब। तो कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी, तो कुशाम्ब के द्वारा बसाई गई नगरी, उसको कौशाम्बी बन जाएगा, गीप इत्यादि करके। तो कौशाम्बी में क्या कर लोगे आप लोग, अण प्रत्यय कर लोगे, आदि एच को वृद्धि कर लोगे, कौशाम्ब बना लोगे और स्त्रीत्व की व्याख्या में गीप करके बन जाएगा कौशाम्बी। समझ में आ गया। तो कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी, ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। निवास देश, किसी का कोई निवास है, जैसे शिवी नाम निवास शैव, शिवी जो है वहां पर जाति है कोई या कोई है, उनका जो लोग हैं, जन है, समूह है, उनका जो निवास है उस देश को क्या कहेंगे, शैव। तो शिव शब्द है, क्या शब्द है, शिव। शिव शब्द से अण प्रत्यय कर लो, आदि एच को वृद्धि कर लो, बन जाएगा शैव, जिसका अर्थ होगा शिवी नाम निवास, अर्थात शिवी जाति के लोग, शिवी नाम निवास यस्मिन् देशे, ठीक है। शिवी नाम निवास अस्ति यस्मिन् देशे शैव, ठीक है, समझ में आ गया। अब आए अदूर देश, विदिशा या अदूर्भवम। अदूर्भवम का अर्थ है यहाँ पर कि दूर नहीं है, ठीक है। वैदिशम, यहाँ पर बनेगा विदिशा शब्द है, क्या शब्द है, विदिशा। विदिशा शब्द से अण प्रत्यय कर लो, वैदिशम बना लो, क्या बना लो, वैदिशम। अदूर्भव ये अर्थ है कि उससे दूर नहीं है, दूर न होने वाला, ठीक है, वैदिशम। अब देखिए एक और एक सूत्र दिख रहा है आपको, वारणादिभ्यश्च। वारणादिभ्यश्च क्या कर देता है, जो वर्णादिगण पठ में सब, वर्णादिगण में पठित जो शब्द हैं उनसे अगर अदूर्भव अर्थ में प्रत्यय होता है तो उसका क्या कर देता है, लुक कर देता है, तो वर्ण शब्द ही रह जाता है। बस इतना इसका रोल है। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि वैदिशम में अदूर देश में अण प्रत्यय है, शैव में तस्य निवास, इस सूत्र से है। अपत्य अर्थ मत कर देना कि शिवस्य, वहां शिवस्य अपत्यम है, शिवादिभ्यो अण,
और तस्य निवासः, ये दोनों अलग अलग सूत्र हैं, दोनों करते अण हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। एक निवास अर्थ में करता है तस्य निवासः शिवस्य निवासः, एक अपत्य अर्थ में करता है शिवस्य अपत्यम। समझ में आ गया ना। तो ये आपका चातुरार्थिक प्रकरण था। यहां से जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा जो पूछे जाएंगे, एक ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, और एक ये पूछा जा सकता है। इस पे भी ध्यान दे लीजिएगा, बाकी और यहां से कोई पूछा जाएगा नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब आता है शैक्षिक प्रकरण, और यहां से पिछली बार यही पूछा गया था, ये पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। शैक्षिक प्रकरण तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? ये भी आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी मैं आपको एक बार इन सबको बता देता हूं। चलिए, शैक्षिक का अर्थ क्या है कि सभी प्रत्ययों के अर्थ तत्त सूत्रों के माध्यम से बताए गए हैं। कुछ निर्देश मात्र है, अर्थात कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो सभी अर्थों में, प्रायः तद्धित प्रत्ययों के जो जो अर्थ अष्टाध्यायी में बताए गए हैं उन सभी अर्थों में यहाँ पर प्रत्यय होते हैं। से इसका मतलब है आप किसी भी अर्थ में कोई प्रत्यय कर लेते हो, लेकिन परीक्षा में आपको क्या करना है, उसके विग्रह में जो अर्थ है उस पर न ध्यान दे करके, क्योंकि मान के चलो कोई प्रत्यय है, जैसे यही है राष्ट्रावार पाराद गखौ सूत्र से घ और ख दो प्रत्यय होते हैं। अब ये घ और ख प्रत्यय हम लोग कहेंगे राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, राष्ट्रात् आगतः राष्ट्रीय, ऐसे प्रत्यय कुछ भी कर लेंगे हम तो शेषार्थ तो हम कहेंगे भव अर्थ में हुआ है, कोई कहेगा जाता अर्थ में, कोई कहेगा आगतः अर्थ में हुआ है। लेकिन हमको परीक्षा में पूछे तो शेषार्थ लगाना है, शैक्षिक अर्थ में लगाना है, शेषार्थ में लगाना है, शैक्षिकार्थ में लगाना है, जात भव इत्यादि अर्थों में वहां पर नहीं लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ये एक अर्थ में नहीं होते हैं, बहुत सारे अर्थों में होते हैं। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कि ये भव अर्थ में ही हुआ है, ये जात अर्थ में हुआ है। आप जैसा विग्रह करोगे वैसा आपके बन जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रावारा पाराद गखौ कहता है राष्ट्र शब्द से और अवार पार शब्द से क्या होते हैं, घ और ख प्रत्यय होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो घ होता है, ध्यान रखना, घ जो होता है उसको ए होता है और ख जो होता है उसको ईन होता है। क्रम से देख लीजिए कि राष्ट्र शब्द को घ प्रत्यय हो जाएगा तो घ को ई करके राष्ट्रीय, और अवार पार शब्द है, अवार पार, इस इधर से उधर, अवार पार शब्द को ख करके ईन करके ऋत्व करके अवार पारिणः किस अर्थ में हुए हैं, तो शेषार्थ में हुए। समझ में आ गया? चलिए, अगला सूत्र है ग्रामाद्य खयौ, ग्रामाद्य खयौ, तो य और खयौ, तो ग्राम शब्द से दो प्रत्यय करता है, य और खय। ग्राम शब्द से क्या होता है शैक्षिक अर्थ में, जैसे ग्रामे भवः ग्राम्यः, ग्रामे भवः ग्रामीणः। ठीक है, तो ग्राम अर्थ में क्या होता है, ग्राम शब्द से य प्रत्यय होता है और खय प्रत्यय होता है। तो जब य प्रत्यय कर लेंगे तो ग्राम्यः बन जाएगा, जब खय कर लोगे तो ग्रामीणः बन जाएगा, खय को यहां पर भी ईन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ग्रामे भवः ग्राम्यः ग्रामीणो वा, ग्राम्य और ग्रामीण दोनों बन जाएंगे, यहां पर भी शैक्षिक अर्थ में हुआ है। ठीक है, अब आता है नद्यादिभ्यो ढक। क्या है? ढक है, ढक ढक, ढक को क्या होता है, ए होता है, ढक को क्या होता है, ए होता है। ध्यान रखना, फड़ ख छ घाम प्रत्यादि नाम, आ य ने ई नी य फड़ ख छ घाम प्रत्यादि नाम क्या करता है, ए करता है सूत्र को, ढक को। ठीक है, तो नद्यादिभ्यो ढक क्या कहता है कि नदी आदि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे ढक प्रत्यय होता है। जैसे हमने नादेयम बनाना है, ठीक है ना, नद्याम भव, ठीक है ना, तो यहाँ पर नदी शब्द मान के चलिए, नदी शब्द है और नदी शब्द से आपने क्या कर लिया, ढक कर लिया, ढक को क्या कर लिया, ए कर लिया। तो ये तो समझ में आ गया। अब आदि अच को वृद्धि होगी, इकार का लोप होगा, मिल जाएगा नादेय, सुबंत कार करके क्या बन जाएगा, नादेयम। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मह्याम भव माहेयम, वाराणस्याम भव वाराणसेयम, इसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएंगे नादेयम महेयम। महेयम में क्या शब्द है, मही शब्द है। यहाँ पर कौन शब्द है, मही, मही शब्द है। ठीक है, तो मही शब्द है, वाराणसी शब्द है, बन जाएंगे ढक प्रत्यय करके, ढक को ए करके, यहाँ पर भी शैक्षिक अर्थ में हुआ है। ध्यान रखना, ये देखिए तीनों अव्यय हैं, दक्षिणा भव, पश्चात और पुरसः। ठीक है, ये तीन शब्द हैं, दक्षिणा, पश्चात और पुरस। इन तीनों से, ये तीनों अव्ययों से त्यक होता है।
ये तीनों क्या है? अव्यय हैं। ये तीनों क्या है? अव्यय हैं। इन तीनों अव्ययों से क्या होता है? त्यक प्रत्यय होता है। त्यक का त्य शेष बचता है। कित होने के कारण, कित है ये, कैसा है ये? और कित है, और कित का मतलब आपको पता है कि यहाँ किति चय सूत्र के माध्यम से वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा दाक्षिणात्य पाश्चात्य पौरस्त्य। समझ में आ गया? तो यहां पर भी सही से अर्थ में ये बात होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे है द्यू प्राग पाग दुक प्रतीचो यत। देखो द्यू प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, ऐसे सूत्र है। द्यू का मतलब है यहां पर दिव शब्द, ठीक है। प्राग तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अपाग समझ रहे हो, 3 हो गए। उदक समझ रहे हो, तो उदीत शब्द होता है और प्रतीच शब्द होता है। तो दिव, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। प्राच यहां पर दिया है, ये प्रथमांत शब्द है, प्रथमांत शब्द का दे दिया है। तो दिव शब्द, प्राच शब्द, अपाच शब्द, उदीच शब्द और प्रतीच शब्द, इन शब्द से सैसिक अर्थ में यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय होता है। जैसे हम लोग बोले दिवे भवम, दिवे भव दिव्यम, समझ में आ गया? दिव्य भव, दिव्य भव, प्राच्याम भव, अपाच्याम उदिच्याम प्रतीच्याम, ऐसे ही दिव्य भव दिव्यम, प्राच्याम भव प्राच्यम, अपाच्याम भव अपाच्यम, उदिच्याम भव उदिच्यम, प्रतीच्याम भव प्रतीच्यम, ये सब ऐसे बन जाएंगे। ध्यान रखना, दिशाओं के नाम है ये। क्लियर हो गया? ये द्विलोक का नाम है। तो यत प्रत्यय करके दिव्यम, प्राच्यम, अपाच्यम, उदिच्यम, प्रतीच्यम, ये ध्यान रखना। पूछा जाएगा दिव्यम में किस अर्थ में प्रत्यय है, तो आप ध्यान रखना दिव्यम है। और जब पूछा जाएगा दैव्यम, एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दैव्यम पढ़ा था, दैव्यम। अब आप बताइए क्या है? दैव्यम और दैवम 2 पढ़े थे। तो यहां पर क्या पढ़ा था? यय, और यहां क्या पढ़ा था? अय, देवाद्य यय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है अव्ययात्यप के, जो अव्यय होते हैं उनसे त्यप प्रत्यय होता है। तो अमा अव्यय है, इह अव्यय है, क्व अव्यय है, ततस अव्यय है, तत्र अव्यय है। इन सभी अव्ययों से क्या हो जाएगा? त्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे अमा भवः, इह भवः, क्व भवः, ततः तत्र जातः, कुछ भी इसमें क्या हो जाएगा? कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप त्यप प्रत्यय करना है आपको। त्यप, त्यप है सैसिक अर्थ में होता है। अमात्यः, इहत्यः, क्वत्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः, सब बन जाएंगे। उसके बाद आता है वृद्धाक्ष, कि जिनकी वृद्ध संज्ञा होती है उनसे छ प्रत्यय होता है। क्या कहता है? जिनकी वृद्ध संज्ञा होती है, वृद्ध संज्ञा होती है, उनसे छ प्रत्यय होता है। वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिर्यस्या चामादेश तद्वृद्धम, ये सूत्र है। वृद्धिर्यस्या चामादेश तद्वृद्धम, इस सूत्र से वृद्ध संज्ञा होती है। तो जिनके जैसे साला, माला, ये सब क्या है? जिनके आदि में वृद्ध संज्ञक शब्द है, तो इसलिए इनसे क्या हो जाएगा? ये सब, क्योंकि जिनका आदि एच वृद्ध संज्ञक होता है, सा में बड़ा है वृद्ध संज्ञक है, माला में बड़ा है वृद्ध संज्ञक है, इसलिए इनसे क्या हो जाएगा? छ प्रत्यय हो जाएगा। और छ को क्या होता है? ईय होता है। छ को क्या होता है? ईय होता है। छ को क्या होता है? ईय होता है, ठीक है। तो बन जाएगा सालीयः, मालीयः, तदीयः, इस प्रकार से बन जाएंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। गहादिगण में पठित शब्दों से भी सैसिक अर्थ में छ प्रत्यय होता है, तो गहीयः बन जाता है, ठीक है। गहादिगण में गह शब्द है, गह शब्द से छ प्रत्यय करेंगे तो गहीयः बन जाएगा। क्लियर हो गया? सालीयः, मालीयः, तदीयः, गहीयः। यहाँ पर आदि एच को वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये ऋत कित कोई भी प्रत्यय परे नहीं है, केवल छ प्रत्यय है, जिसको आईने इनी फड़का चकाम प्रत्यादि नाम से ईय होकर के क्या बन जाता है? गहीयः बन जाता है, ठीक है। और कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? आगे है मध्यान्म। मध्यान्म क्या कहता है? कि मध्य शब्द से म प्रत्यय होता है। मध्य शब्द से म प्रत्यय होता है, म प्रत्यय होता है शेषार्थ में, तो बन जाता है मध्यम। पूछा जाएगा मध्यम, हमें पूछ सकता है परीक्षा में, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है। यहां पर एक बार इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, यहां भी पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ नहीं पूछेगा यहां पर, ये पूछेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं पूछेगा। चलें आगे। अब देखिए, समझ लीजिए, ध्यान देना जहां जहां मैं टिक किया हूं,
कि मध्यम पूछ ले कि मध्यमों में किस अर्थ में, ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय, तो म तो दिख ही रहा है, ये नहीं पूछेगा किस सूत्र से मध्यान्ह मह दिख रहा है, पूछेगा किस अर्थ में है। तो आपको बार बार बता दे रहा हूं कि शेषार्थ में मध्यम बनता है। ठीक है, अब आता है कालाठय। कालवाची शब्दों से सही अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। तो कालिकम, मासिकम, सांवत्सरिकम, ये ठ है तो ठस्य कह सूत्र से क्या हो जाता है, इक हो जाता है। और कित होने के कारण इक को या यित होने के कारण ठय को तद्धिते समाधि से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको क्या कर लोगे, वृद्धि कर लोगे, सही से अर्थ में बन जाएगा कालिकम, मासिकम, सांवत्सरिकम। ठीक है, बन जाएगा। अब आता है तत्र जातः। तत्र जातः में भी कुछ नहीं है कि जो जात अर्थ होता है सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं। जात अर्थ में आप कोई भी प्रत्यय करिए, अणादि अण कर लीजिए, छ कर लीजिए, ठक कर लीजिए, ठय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि तत्र जातः का मतलब है सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं जात अर्थ में। तो यहाँ सृग्न शब्द है, उत्स शब्द है, राष्ट्र, राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, उत्से भवः औत्सः, सृग्ने भवः सृग्नः, अण प्रत्यय हो गया है। सबसे अण प्रत्यय कर लोगे। जैसे यहाँ अण प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो घ प्रत्यय हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, घ को यहाँ पर सिर्फ ये हो गया है तो बन जाएगा राष्ट्रीय। क्लियर हो गया। प्रावृषष्ठप, प्रवृष शब्द है, प्रावृष शब्द है, प्रावृष। प्रावृष का मतलब होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ये कहता है प्रावृष शब्द को ठप प्रत्यय होता है, यहां पर वृद्धि नहीं होगी क्योंकि पहले से ही वो वृद्धि है। ठक को इक हो जाएगा, बन जाएगा प्रावृषिकः। यहां भी सही से अर्थ में है। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। संभूते, संभूते का मतलब है संभव, संभव होना, संभव होना। ठीक है, तो संभूते इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है तो बन जाता है सृग्न। सृग्न कैसे भी बना लो, जात अर्थ में बना लो, आगत अर्थ में बना लो, अपत्य अर्थ में बना लो, भव अर्थ में बना लो और आपके संभूति अर्थ में बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सृग्न बन जाएगा। तत्र भवः भी वैसे ही है जैसे तत्र जातः था। ये भी कहता है कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से जातः और भव अर्थ में क्या होते हैं, अणादि प्रत्यय होते हैं। तो सृग्ने भवः, उत्से भवः, राष्ट्रे भवः, राष्ट्रीय। चाहे राष्ट्रीय जातः, राष्ट्रीय भवः को ऐसे भी बनाएंगे आप, विग्रह बना लीजिए, बस अर्थ का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दिगादिभ्यो यत। दिगादिभ्यो क्या कहता है कि जो दिगादि गण है, दिगादि गण में पठित शब्दों से यत प्रत्यय होता है। तो दिशा शब्द है और दिशा शब्द से यत प्रत्यय कर लेंगे तो दिश्यम बन जाएगा। वर्ग शब्द से यत प्रत्यय कर लोगे तो वर्गम बन जाएगा। ठीक है, तो वर्गे भवः, दिशायाम भवः, तो ये बना लोगे। शरीरावयवाच्य, शरीर के अवयववाची शब्दों से यत प्रत्यय होता है भव अर्थ में। समझ में आया नहीं? शरीरावयवाच्य क्या कहता है, शरीर के अवयववाची शब्दों से भव अर्थ में यत प्रत्यय होता है। दंत्यम, कंठ्यम, ये सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस प्रकार से समझ में आ गया ना। तो ये आपके पास पीपीटी पहुंच भी जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें मैं प्रक्रिया आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि वहां एग्जामिनर परीक्षा में देखो ये जानना बहुत आवश्यक है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न कभी प्रक्रिया को लेके यहां से नहीं आते, संधि में आ सकते हैं, सुबंत में आ सकते हैं। यहां पर सिर्फ पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र से, किस अर्थ में है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं और ये पीपीटी में आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब देखो जिब्बा मूल और अंगुल शब्द से छ प्रत्यय होता है सही से अर्थ में। क्या शब्द है, जिब्बा मूल, छ प्रत्यय है। छ प्रत्यय को बता चुका हूं बार बार, ईय हो जाता है, ईय हो जाएगा तो जिब्वा मीलीय नहीं मूलीय हो जाएगा, अंगुलीय हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जिह्वा मूलीयम अंगुलीयम बन जाएगा, शेषार्थ में छ प्रत्यय। वर्गांताच्य कहता है कि वर्ग है जिसके अंत में उससे छ प्रत्यय होता है। वर्ग है जिसके अंत में, तो हम लोग देखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यहाँ कवर्ग के कवर्गीयम, चवर्गीयम, तवर्गीयम, टवर्गीयम, पवर्गीयम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वर्ग है जिसके अंत में वो ऐसे शब्द से क्या हो जाता है, छ प्रत्यय शेषार्थ में। ठीक है ना। अब आता है तत्र भवः हो गया, तत्र जातः हो गया, ततः आगतः। ठीक है, ततः आगतः क्या कहता है कि आगतः इस अर्थ में अनादि प्रत्यय होते हैं, जैसे सृग्नात् आगतः सृग्नः। ततः यहां पर समझ लेना है पंचम्यंत को, ठीक है ना, क्योंकि वही बनता है तसिल प्रत्यय करके, है ना। तस्मात् दिति ततः, तो सृग्नात् आगतः सृग्नः,
अब देखो यहां पर भी बन रहा है सृगने भवः सृगन, सृगने जातः, सृगनाद आगतः, ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे जो भी आएगा सब आगत अर्थ में होगा दोनों। विद्या योनि संबंधेभ्यो भुइ, विद्या योनि संबंधेभ्यो भुइ, विद्या और योनि संबंध जहां पर होता है वहां पर वुइ प्रत्यय होता है, और वुइ तद्धित प्रत्यय है, और वु को युगोर नाकौ सूत्र से अक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक हो जाता है। तो उपाध्यायात आगतः औपाध्यायिकः, पितामहात आगतः पैतामहकः, ये बन जाएगा। तो उपाध्याय शब्द है और यहाँ पितामह शब्द है। यहाँ क्या शब्द है? उपाध्याय, आप पता लग ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ क्या शब्द है? पितामह। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय हो जाएगा, वो को अक हो जाएगा, आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। यित है, यित है, वो ये क्या है? यित है, और यित होने के कारण आदि एच को वृद्धि होकर के पैतामह कहा, औपाध्याय कहा, ये बन जाएंगे। ठीक है, चले आगे। अगला सूत्र है मयट च। मयट च क्या कहता है कि जब कोई हेतुवाची हो और व्यक्तिवाची हो, उन शब्दों से मयट प्रत्यय होता है आगतः अर्थ में। ठीक है ना। जैसे अब यहां पर करोगे समान आगतः, समान आगतः सममयम, समान आगतः सममयम, तो सम यहां पर किसका है? जैसे विसमान आगतः विषममयम, समान आगतः सममयम, ये हेतु का वाची है, और हेतु के वाची शब्दों से मयट प्रत्यय होता है आगतः अर्थ में। तो मयट लगा लो, सुबंत कार्य कर लो, सममयम। मयट में क्या शेष बचता है? मय शेष बचता है। ठीक है। देवदत्ताद आगतः देवदत्तमयम, ये व्यक्तिवाचक शब्द है देवदत्त, क्योंकि मयट च क्या कहता है कि जहां पर हेतुवाचक शब्द होगा और व्यक्तिवाचक शब्द होगा वहां पर मैं मयट प्रत्यय करूंगा, और चकारात ये छ प्रत्यय भी करता है। तो समीमयम देवदत्तीयम, समीयम समीयम और देवदत्तीयम ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब आता है स्वस्य निवासः। अस्य निवासः इस अर्थ में श्रवगुणः, ये सामान्य सही से अर्थ का मतलब यही है कि से सभी अर्थों में सभी प्रत्यय हो लेते हैं। तो सृगनो निवासो अस्य, जैसे सृगनाद आगतः, सृगने भवः, सृगने जातः, सृगनः निवासः अस्य श्रवगुणः। ठीक है, अस्य निवासः सृगनः, तो श्रवगुणः बन जाएगा अण प्रत्यय करके। अब आता है तेन प्रोक्तम। तेन प्रोक्तम इस अर्थ में, प्रोक्त अर्थ में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? अण प्रत्यय भी कर सकते हो, ये अर्थ है। तृतीयांत समर्थवंत प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थ में अनादि प्रत्यय होते हैं, लेकिन यहाँ पाणिनीय बनाना है इसलिए छ प्रत्यय हुआ है। अनादि प्रत्यय करता है, अनादि प्रत्यय करेगा तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, तृतीयांत हो गया पाणिनि का पाणिनिना, प्रोक्त अर्थ में छ प्रत्यय, छ को कर लोगे आप ई, तो बन जाएगा पाणिनीय। ठीक है। उसके बाद तस्य इदम, तो उपगोह इदम औपगम, इदम अर्थ में इसका है यह, इस अर्थ में औपगम बन जाएगा। अब यहां से अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख लेना कौन सा है, पता चल जाता है। देखो मैंने कहा ना कवर्गीयम में पूछ ले कौन सा प्रत्यय, तो आप समझ जाओगे कि ईय प्रत्यय होगा, क्योंकि छ को ईय होता है। इसलिए तद्धित में एक दो सूत्रों को जरूर जान लें, जैसे ठस्य क है, आयने इनीय फड़क चकाम प्रत्यादि नाम ये सूत्र है, तद्धिते स्वचामादे है, किति च है, इत्यादि सूत्रों को आप जान लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें से और कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी क्लासें हैं, आप लोग बस इस छोटी क्लास है लेकिन मैटर बहुत है, जानना बहुत है। एक बार में कोई बृहस्पति नहीं समझ में आ जाएगा, प्रक्रिया में न जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये मत कहिएगा सर प्रक्रिया नहीं पढ़ा रहे, प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो क्लास भी लंबी हो जाएंगी और इसका कोई आउटपुट नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि हमको ध्यान रखना है, कोई भी पूछ ले, जैसे पूछ ले पैतामह में कौन सा प्रत्यय है तो वही समझ जाना, क्योंकि वो को अक होता है। जैसे पूछ ले रैवतिक में कौन सा प्रत्यय है तो ठक समझ जाना। प्रावृषभ ठप में जैसे प्रावृषिक बनाते हैं, ठीक है ना। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले, गांग में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले, पौरव्य में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले, पांड्य में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले, शिखावल में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले। तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो एक बार ध्यान रखिएगा, अर्थ प्रत्यय और सूत्र, ये चीज आपको ध्यान देनी है, बाकी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, हमारे क्या क्या हो गया है, हमारा साधारण प्रत्यय थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। कुछ साधारण प्रत्यय जैसे हमने आश्वपतम बनाया था, गाणपतम बनाया था, दैत्य बनाया था, आदित्य बनाया था, बाह्य बनाया था, बाहिक बनाया था, गव्यम बनाया था, उत्सह बनाया था, ठीक है। दूसरे में हम लोगों ने अपत्याधिकार देखा था, अपत्याधिकार, रक्ताध्यर्थिका देखा था, रक्तादि अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय हैं वो भी हमने देखे थे। तीसरी आज की क्लास में हमने क्या देखा, चातुरर्थिका देखा, ठीक है, चातुरर्थिका देखा और सैसिक देखा।
अस्ति अस्मिन् देशे देख लिया, निवृत्त अर्थ देख लिया, निवास अर्थ देख लिया और अदूर्भव अर्थ देख लिया। 4 अर्थ हमने यहाँ देख लिए शैक्षिक में। तत्र भवः, तत्र जातः, ततः आगतः, तस्य निवास, स्वस्य निवास, ये सब हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम आगे की क्लास पे आपसे आगे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बार बार अभ्यास करिए। ये पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगी और पीपीटी पहुंच जाएगी तो आपको तीनों चीज पे ध्यान देना है। जहां मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं उन चीजों को आप लोग एक बार विशेषतः ध्यान देंगे। बाकी कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।